ड्रीम लेवल होता है डायमंड, और वो अगर डायमंड पर्सन आपको इनवाइट करे, आपको लव करे और ये कहे कि आने वाला समय जो होगा वो डायमंड को उनके नाम से जाना जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में। तो अपने आप मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इस सेलोस में हैं। और नो डाउट पीयूष दीदी का बहुत बहुत थैंक यू। साकेत जीजा जी बोलती हूँ तो कई बार वो बोलते हैं कि जगत जीजा जी बना दिया आप लोगों ने तो मुझे तो बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का ही कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे अपनी स्टोरी बताने के लिए और जो भी मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत करती हूँ खुद की स्टोरी से। तो नॉर्मली कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, किस माइंड सेट के साथ में बैठे हुए हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। तो सबकी अपनी स्टोरी है, लेकिन विवेक सर बोलते हैं कि जब तुम दोनों की स्टोरी बोली जाएगी ना तो फ्लॉपी डिस्क आता था उस समय, तो तुम लोग हार्ड डिस्क में अपनी स्टोरी कवर करोगे। बट मैं शॉर्टली अपनी बात को कहना चाहूंगी, जिससे कि मैंने जो लाइफ में सीखा, और देखिए सबसे ज्यादा जो आपको सिखाता है आपका लाइफ, आपकी लाइफ आपको सिखा के जाता है। तो जो भी मैंने सीखा अपने पास्ट से और जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने करंट प्रेजेंट में और जो मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में, उन सब पे हम नजर डालेंगे, सबकी बात करेंगे। और अगर एक को भी मेरी बात सच्ची और अच्छी लगी तो और उनके लाइफ में कुछ भी चेंजेस हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरा आज का ये बोलना, मेरा आज का ये बात बहुत ही सफल रहा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं सरिता झा, सरिता मिश्रा, बिकम झा, और मैं प्रॉपर बिहार से हूँ और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और बहुत ही अच्छी फैमिली में मेरा बर्थ हुआ। घर में सबकी लाडली थी, क्योंकि मेरे मतलब हम लोग की फैमिली में मुश्किल से मतलब जेंट्स तो बहुत, बॉयज तो बहुत ज्यादा होते थे और लड़कियां बहुत कम। तो मैं भी अपने पूरी फैमिली में चाचा वगैरह सब में अकेली लड़की थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ही प्यार मिला, बहुत अटेंशन मिला सबसे ही। और सबके लिए मैं बोलते हैं ना कि वो पत्थर का जो दूब होता है उस तरीके से थी, क्योंकि मेरे भाई के 8 साल बर्थ होने के बाद में मैं पैदा हुई थी। और मेरी दादी बोलती थी कि मैं तुम्हें गंगा जी से मांग के लाई हूँ, तो इसीलिए मेरा नाम जो है ना सरिता रखा गया था। और बहुत ही हॉली फैमिली है मेरी, बहुत ही धार्मिक तरीके से हम लोग रहते थे। और सभी एजुकेटेड, ऐसा नहीं थे जो भी करना चाहो, जब तक करना चाहो मैं तुम्हारे साथ में हूँ और मैं डेफिनेटली तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कोई मायने नहीं रखता कि तुम बेटी हो या बेटा हो। तो वो वर्ड जो था मेरी बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि मेरी लाइफ की दिशा बदलने वाली थी। तो कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ कि हम लोग सीतामढ़ी छोड़ करके मेरा ननिहाल जो है वो कोटा में है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि होता है ना लोगों में कि वहाँ पापा सीतामढ़ी में फ्री एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते थे, खुद का उनका ऑफिस था और बहुत जाने माने ज्योतिष थे वो। तो उनको मतलब इतना था, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे वहां पे अपने आप को स्टेबल कर चुके थे। और एक संस्कृत कॉलेज के जो है प्राचार्य भी थे, वो प्राइवेट कॉलेज था वो। लेकिन एक माइंड मेकअप होता है गवर्नमेंट जॉब का। मेरी मम्मी 4 बहनें हैं, तो उनको 2 सिस्टर जो हैं वो उस समय गवर्नमेंट जॉब में, और मेरी एक मौसी रहती है मोरक, वो भी आदित्य बिरला सीमेंट फैक्ट्री में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। और मेरी मम्मी के मन में ये आया कि नहीं, सबके जो हस्बैंड है वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो ऐसे ही फ्रीलांसर काम करने से अच्छा है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, अपॉर्चुनिटी है। और मेरे नाना जी बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। कोटा जो विठलनाथ संस्कृत कॉलेज है उसमें बाद में वो यूनिवर्सिटी के डीन बने थे, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ये था कि नहीं, पापा को वहां सेट करना है और गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो एक माइंड मेकअप जो होता है ना, हम किसी में से कि हम किसी बिजनेस को तवज्जो नहीं देते, हम अपने प्रैक्टिस को तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं कि फिक्स इनकम, एक अपने गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है।
तो इस कारण जो है घर में डिसीजन हुआ कि ठीक है, नाना जी का प्रेशर हुआ क्योंकि पापा को उन्होंने पढ़ाया हुआ था, वो गुरु थे, तो उनकी थ्रू जो हम लोग कोटा आ गए। 1995 की बात है। और उसके बाद में 95 में हम लोगों ने वहां पर 4-6 महीने रुके, और रुकने के बाद में पापा की ज्वाइनिंग हुई, वो लक्ष्मणगढ़ सीकर की संस्कृत ऋषिकुल कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल, वहां पे उनको अपॉइंटेड किया गया। देखिए किस्मत का मतलब, कहाँ बिहार के छोटे से गांव में और कहाँ राजस्थान के छोटे से गांव में हम लोग आ गए। और यकीन मानिए कि हमें मतलब कहते हैं ना कि आप जैसे यहाँ पे लोकल में हैं तो आपको ढंग से हिंदी भी नहीं बोलने आती। मतलब अगर देखा जाए राजस्थान के लोग कहीं भी जाएंगे अगर, तो एक राजस्थानी पुट रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितना भी आप एक्सपर्ट, कितना भी आप हाई क्वालिफाइड क्यों ना हो। सेम हम लोग का था कि, और बिल्कुल यहाँ का लैंग्वेज उलट। 10th में एडमिशन हुआ मेरा इस टाइम में, और मेरे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से लोगों को डील करूं, इसलिए मैं लोगों से बात करूं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ स्कूल में घुसते ही ठोक के शेखावाटी बोलते थे, और हिंदी बोलने पर स्टाइलिश समझा जाता था कि हाँ, तो उस तरीके से तो पढ़ने का जो एक सिंक्रोनाइज था, मेरा थोड़ा सा वहां पे मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हुआ कि मैंने कहा पापा मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो बोले कि लाइफ में बहुत ऐसे कंडीशन आएगा जब तुम्हें इस चीज को एग्जिट करके आगे बढ़ना होगा, इन सबको मायने नहीं रखना, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना होगा। तो हमने फिर वहां पे किताब और मैं, बस 2 चीज, ये वहीं से मैंने अपने आप को समेट लिया ना। मेरा कोई वहां पे दोस्ती वोस्ती किसी से भी मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ बुक, टीचर और अपने आप से मतलब था। और जब एग्जाम फिनिश हुआ तो आजकल के तो ऑनलाइन आता नहीं है, तो 10th का रिजल्ट आया, और जो टॉप 10 के स्टूडेंट थे उस समय शेखावाटी में, उसमें मेरा नाम था। तो मतलब यहाँ से फिर उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से मैं इस तरीके की, मेरा मतलब मेरा नेचर डेवलप होना शुरू हो चुका था कि मैं जो कहूँ घर में वही होगा, मुझे जो खाना होगा वही खाऊंगी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि है ना, मुझे कोई डायरेक्शन में लेने वाला था कि हाँ तुम्हें ये चीज करना है। और मैं अपने फादर की बहुत क्लोज थी, तो मुझे इवन तक कि मैं मम्मी को भी इतना नहीं समझती थी कि ठीक है मम्मी है, एक पर्सन ऑफ फैमिली है, बस इतना समझती थी मैं। उसके बाद में फिर लाइफ ने टर्न लिया जब मैं 11th में थी। तो 11th में आने के बाद में जब 1998 की बात है, अक्टूबर में मेरे फादर गांव से रिटर्न हो रहे थे, और उस टाइम में मेरे फादर का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और 3 डेज बाद में उनकी जो बॉडी है वो हमें मिली थी। और उसके बाद से मुझे ये फील हुआ, मतलब फील क्या हुआ कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या, मतलब कहाँ पे क्या समझना है नहीं समझना है। सिर्फ 3 साल, पौने 3 साल हुए थे जॉब के, और बिल्कुल अननोन जगह जहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो उस जगह पे खुद को स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से अब कैसे निकलना है, बिकॉज ऑफ मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरा छोटा भाई था। तो अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि वहां पे फिर लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि तुम वापस बिहार चले जाओ, बिहार की हो, बिहार चले जाओ, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और मेरे लिए ये सामने था कि अगर मैं गई वहां पर तब ना तो मेरा भाई का भविष्य है ना मेरा भविष्य है, इसलिए मुझे तो यही रहना है। उसके बाद में जब हम लोग गांव जाकर के पापा के दाह संस्कार सबसे वापस आए, तो बहुत सारा ऐसे हुआ कि नहीं अब क्या करना है ये बताया जाए। तो मुझे सिंपल ये था कि मुझे यहीं रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है पहले, उसके बाद में सोचती हूँ 11th पूरा करने के बाद में सोचना है कि मुझे करना क्या है। तो कंडीशन ये हुई कि एक सैलरी जो आती है इंसान की उस समय सिक्योर, देखिए आप जिस चीज के लिए हमने सीतामढ़ी छोड़ा था कि हम सिक्योर रहना चाहते हैं, वो चीज आते आते यहाँ पर क्या हो गया, वो सिक्योरिटी फिनिश, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। क्योंकि जो सैलरी आती है ना, उस सैलरी में इंसान का केवल गुजारा हो सकता है और कुछ नहीं। और उस सैलरी में देखिए अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो भी आपका गुजारा होता है, तो भी आपके खर्चे उस लाख रुपए के बराबर, आपका मेंटेनेंस उस लाख रुपए के बराबर ही होता है। या अगर 10,000 कमाते हैं तो भी आपका मेंटेनेंस उस 10,000 के बराबर ही होता है। आप कभी भी अपने जॉब से आप लाखपति करोड़पति होने का सपना नहीं देख सकते, ये फैक्ट है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं खुद हूँ। उसके बाद में कंडीशन ये हुई कि अगले महीने से सैलरी बंद, पैसा आना बंद, और आपके सेविंग्स कितने हो सकते हैं। और एक अचानक से जो दुर्घटना घटी थी हमारे सामने, 3 साल तो जॉब किए हुए थे,
कोई इतना था नहीं, और पापा के ऊपर भी जिम्मेदारी थी दोनों भाइयों की, मदर की। तो जो सैलरी आती थी वो तो डिस्ट्रीब्यूट हर महीने, बचना तो मुश्किल था। और हम लोग की पढ़ाई लिखाई भी, तो उन सब में जो खर्चे मतलब सेविंग थी तो वो उतनी थी नहीं, जो भी रही सही थी। तो हम लोग जब गांव गए आए, तो जब ट्रेन में आ रहे थे तो जो भी हमारे पास में पर्स था, पर्स ही गायब हो गया, गोल्ड वगैरह सब कुछ गायब हो गया। तो उसके बाद हम लोग जब लक्ष्मणगढ़ वापिस आए तो मेरे मामा वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करना है। मैंने कहा अब क्या करना है, जिंदगी है, स्ट्रगल करेंगे, देखते हैं क्या करना है। तो फादर के डेथ से पहले जो सरिता थी, जो बिल्कुल ही किसी चीज के बारे में नहीं सोचती थी, और उनके जस्ट 20 दिन बाद में जो सरिता निकल करके आई, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, जिम्मेदारी आ चुका था सर पे। और गली, उस दिन ऐसे टाइम निकला कि कोई गली वाला कोई खाना लेकर के आता था कि आप लोग खा लो, कोई गेहूं का बोरी गिरवाता था कि आप लोग सरवाइव करो। फिर मैंने सोचा कि ये कब तक, ऐसे किसी के भरोसे तो जिंदगी नहीं निकल सकती, तो कब तक ये चलेगा। फिर मैंने अपना स्टडी के साथ साथ में, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के मैं आगे नहीं निकल पाऊंगी, तो उसके साथ में मैंने ट्यूशन करना शुरू किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और ऐसे करते करते अपनी पढ़ाई के साथ में मैंने ट्यूशन के साथ में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। और 12th में भी मैं उस समय शेखावाटी में टॉप 10 में थी। तो ये फिनिश करने के बाद में अब मैंने सोचा कि ट्यूशन से तो नहीं होना है, छोटे भाई की पढ़ाई आगे करनी है, क्योंकि आगे लाइफ देखनी थी और सिर्फ इसी के बीच में नहीं रहना था। तो कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर का कोई वहां पे उस समय सेंटर बहुत सारे खुलते थे कंप्यूटर्स के, और उस कंप्यूटर को मतलब बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि हर ऑफिस में कंप्यूटर जो है कंपलसरी कर दिया गया था। तो उस ऑफिस में मतलब उस कॉलेज में एक शीट लगा हुआ था कि अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको जो कंप्यूटर क्लासेस है वो फ्री में करवाया जाएगा। क्योंकि मुझे वो फीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैं कहाँ से दे पाती, ठीक है कर लेंगे, जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे कर लूंगी। तो मेरा जो मन पसंदीदा सब्जेक्ट था मुझे छोड़ना पड़ा था, बिकॉज ऑफ उस कॉलेज की फीस उस टाइम में 5000 थी, और जाने आने का खर्चा रोज का होता, तो इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया। और लक्ष्मणगढ़ का जो तोदी कॉलेज है उसमें मैंने एडमिशन लिया था। तो फिर उस कंप्यूटर क्लास में मैंने जब वो टेस्ट दिया तो पास हो गई, और पास होने के बाद में मैंने वहां पे पढ़ना शुरू किया अपनी पढ़ाई और कंप्यूटर क्लासेस में। तो कंप्यूटर क्लास में कुछ ऐसे स्टाफ भी थे काफी सपोर्टिव, और उसमें एक मेरे धर्म भाई बने थे, उन्होंने बोला कि तू 1 महीना सीख ले, उसके बाद में कहीं मैं तुम्हारी जॉब की बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले बेसिक सीखी, और बेसिक सीखने के बाद ही सीकर में एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई रिसेप्शनिस्ट की, और वहां पे मैंने जॉब भी पकड़ लिया, क्योंकि मेरे लिए घर भी चलाना बहुत जरूरी था उस टाइम में। मम्मी का पेंशन चालू नहीं हुआ था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो कॉलेज और उसके बाद में जॉब, फिर ट्यूशन, फिर अपनी पढ़ाई, इस तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। मुझे रिसेप्शन पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, कि मेरे बाय बर्थ में था कि या तो कुछ करूं तो अच्छा करूं, ऐसे करने से मुझे सेंस नहीं लगता था। तो जो मैं पढ़ के जाती थी यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स में पढ़ा हुआ था, सुबह में 9 से 6 बजे घर से निकलती थी, जबकि लक्ष्मणगढ़ से उस टाइम में किसी भी लड़की का इस तरह से लक्ष्मणगढ़ सीकर जाना आना, जॉब करना सही नहीं माना जाता था। तो सुबह 6 बजे निकलती थी, उस सब्जी वाली जो गाड़ी जाती है उसमें बैठ करके, और अपने सेंटर पहुंचती थी पौन घंटे में, वहां पर 15-20 मिनट रेस्ट करके 7 से 9 में खुद पढ़ती थी। और 7 से 9 पढ़ने के बाद में 9 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक मैं जो नए बैचेज आते थे उनको पढ़ाती थी। यानी जो मैंने सीखा है 7 से 9 तक, उसको मैं नए बैचेज को शाम तक पढ़ाती थी। और उसके बाद में वापस घर आकर के और फिर अपनी स्टडी और जो 1-2 ट्यूशन पकड़ रखी थी वो मैं अपना कंप्लीट करती थी। इस तरह से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और अपनी फैमिली को सरवाइव किया। कहीं भी अपने मन में ये नहीं होता था कि ठीक है मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे लाइफ में कुछ करना है, लेकिन जो एक आईएएस बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके लिए मेरे पास में ना समय था ना ही माइंड मेकअप था। अब ये मन में था कि चलो ठीक है, ग्रेजुएशन करके अपन टीचिंग जॉब में बीएड वगैरह करके कहीं टीचिंग जॉब में लगेंगे और वो अच्छा रहेगा। और क्योंकि इतना आईएएस के लिए जो तैयारी करने का भी ना तो वक्त मिल सकता था मुझे, और ना ही मैं हाईली कोचिंग पेड कंडीशन थी कि मैं जा पाऊँ।
और इसमें वेरिएशन इतने आ रहे थे मेरे सामने, इतने ज्यादा हर्डल्स आ रहे थे कि मेरे नाना जी इतने अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद एक माइंडसेट जो होता है इंसान का, तो जब मैंने 12th किया तो उस समय एक है ना मीटिंग बिठाई गई कि मेरे मामा जी काफी नाना जी वगैरह जो है वो काफी रिच है, तलवंडी कोटा से बिलोंग करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, 4-4 5-5 मकान होगा जिसका, वो अपने आप में अच्छी फैमिली से होंगे। तो मैं हम लोगों ने कभी उनसे भी हेल्प नहीं ली, क्योंकि जो करना है खुद करना है, आप कब तक हमें हेल्प कर दोगे। तो हमें हेल्प नहीं चाहिए थी, हमने हेल्प नहीं ली। और जब बैठ वहां पे हम लोग गर्मी छुट्टी में, अभी जैसे एग्जाम होने के बाद में कोई काम था नहीं, इतना कोई माइंड चलता नहीं था, तो गर्मी छुट्टी में नानी ने बुलाया था कि आजा तो यहाँ पर, वहीं पे रिजल्ट आया था 12th का। वहां पे हमने देखा कि है ना सब जने बैठे हैं, 12th का रिजल्ट आया, मैंने सोचा चलो सब बधाई देंगे, खुशी खुशी मैं भी गई। और एक लिहाज होता है हर किसी का कि आप है ना मतलब कोई अगर बुजुर्ग है तो उसका एक रिस्पेक्ट करो, तो इसीलिए मैं भी उनसे इतना घुली मिली नहीं थी। तो नाना जी से तो वो सब जने बैठे हुए थे, मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। तो जब बैठी तो वहां पर समझ में आया कि सब जने मेरे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ गई अंदर ही अंदर, और मैंने सोचा चलो मेरे लगता है मुझे है ना आगे पढ़ाने के लिए लोग सोच रहे हैं। तो मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई थी। बैठने के बाद में सब जनों ने एक राय विचार किया गया मेरे बैठने से पहले ही कि अब 12th कर चुकी है, बिना बाप की बच्ची है, इसको जो भी है ना हाथ का कुछ हुनर सिखा करके शादी वादी कर दिया जाए। तो मुझे बहुत गंदा लगा, क्योंकि जितने भी मेरे भाई बहन थे, चाहे ननिहाल में हो चाहे बिहार में हो, कहीं भी, उन सब में ज्यादा स्कोरिंग स्टूडेंट मैं थी। और मेरे साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो मुझे खुद को ऐसे बहुत फील हुआ। मैंने पहली बार बहुत हिम्मत करके बोला उनके सामने में कि एक बात बताइए, आज मम्मी के साथ में ऐसा हुआ है तो चलो हम सब मिल करके उन चीजों को कवर कर रहे हैं। और मम्मी उस समय जब फादर की डेथ हुई, मेरी मम्मी 35-38 साल की थी केवल, और वो अपनी जिंदगी किस तरह जिएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप मेरे पे ये दाव कैसे लगा सकते हो कि आप मेरी शादी करने की बात कर रहे हो। तो यही बात उन सबको, और ये कह के मैं वहां से उठ के आ गई, और मैंने कहा अभी के अभी मुझे चलना है लक्ष्मणगढ़, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो ये बात जो थी, उस दिन के बाद पलट के मैं कोटा नहीं गई थी, उसके बाद में शादी के बाद ही गई थी मैं। तो ये सब मुझे बहुत फील हुआ था, और अपनी लाइफ पे फोकस करने का टाइम था। और उस भाई की स्टडी कंप्लीट हुई, उसी वक्त वो जयपुर आके रहने लग गया था, अपना जॉब वगैरह देख रहा था। और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, जॉब तैयारी करने के साथ साथ में। लेकिन इसी समय हमारी जो मुलाकात हुई वो सुबोध से हुई, और मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, मुझे कोई ज्यादा ड्रीम अब वहां पे डेवलप होने वाली बात नहीं थी। वो भी जॉब कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो अपन बात करते हैं और आगे लाइफ को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, कि मेरे ऊपर शादी का बहुत प्रेशर चारों तरफ से, चाहे वो कोई कहे ना कहे, लेकिन मम्मी भी बहुत प्रेशर हो रहा था। अब मुझे किसी का एहसान लेना नहीं था। तो मैंने कहा कि ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए जो मुझे समझ सके, और आगे लाइफ में हम अगर दोनों कंधे से कंधे मिलाकर अगर चलेंगे आगे, तो हम कोई भी जो काम है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी सफलता है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो ये सोच करके हमने इस रिलेशनशिप को बढ़ाया। और यहाँ पे मैं एक और आपको मैसेज देना चाहूंगी, कोई भी प्रोस्पेक्टिंग मिले उसको फटाफट प्रपोज कर दो, यानी उसको प्लान दिखा दो, वरना पता नहीं क्या होने वाला है। वो प्रोस्पेक्ट जो है कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। तो हमारी लव मैरिज हुई थी, और मैंने ही कहा था कि अगर आप शादी करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट देखूं, क्योंकि मुझे एक अच्छे पर्सन को देखकर शादी करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, और इस तरह मुझे आगे लाइफ आगे बढ़ानी है। तो ये बात हुई, फिर हम दोनों की सहमति से, परिवार की सहमति से, बिकॉज हम सेम एक रिलेशन में ही थे, और इसलिए हमारी शादी हो गई। और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से मेरी मम्मी ने शादी करी, जो गांव में अब तक किसी की नहीं हुई थी, उस तरीके से शादी करी। और शादी के बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में इनका धीरे धीरे जो है शादी की एंगेजमेंट और शादी के बीच में इन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस करना शुरू किया। मुझे कोई मतलब नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये मतलब था कि ये अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए फोकस्ड हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और करोल बाग के गफ्फार मार्केट में इनकी 3-3 दुकानें हो चुकी थी। तो शादी के बाद में मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई, तो वहां पे मेरी पढ़ाई जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई 4-6 महीने के लिए।
और फिर हमने ये सोचा कि चलो ठीक है इनके बिजनेस में हेल्प किया जाए, लेकिन लाइफ को कुछ और मंजूर था। राजस्थान में वापस आना लिखा हुआ था। कुछ ऐसी सरकमस्टेंस हुए कुछ रिलेटिव्स की वजह से कि जो बिजनेस था वो हमें बंद करना पड़ गया रातों रात ही, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी थी कि हमें रातों रात ही दिल्ली से विद इन 6 मंथ में, मतलब मई में मेरी शादी हुई थी, जून में हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे और जनवरी 2004 को हम वापस राजस्थान आ गए। जब ये बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ तो मेरे सामने फिर वही 2 ऑप्शन मतलब आया हुआ था, बिकॉज इन लॉज भी कोई ऐसे नहीं थे, इन लॉज भी अच्छी खासी फैमिली से हैं और अच्छी खासी जमीन है हमारी वहां पर भी, लेकिन वहां पे भी 2 ऑप्शन था कि मैं वापस उसी जगह पे जाऊं बिहार और अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को वहां पे गढ़ूं, या मैं अपनी पहचान बनाऊं, क्योंकि उस समय बिहार का माहौल अच्छा नहीं था, या मैं अपनी पहचान बनाऊं, हम दोनों अपनी पहचान बनाए, हम दोनों अपने नाम से जाने जाएं। तो मेरा डिसीजन ये हुआ कि मैं राजस्थान ही जाऊंगी, हम राजस्थान ही चलेंगे, कि मेरी जान पहचान है वहां पे हम अपने आप को कुछ न कुछ तैयार कर सकते हैं, कुछ नया कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ जीरो से शुरू करना है तो ये इससे काफी टाइम तक हमारे इन लॉज भी नाराज रहे थे कि तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। और आने के बाद में जब ये दिल्ली से हम रिटर्न आए थे तो वापस जीरो पर थे, मैं प्रेग्नेंट थी, बिटिया थी मेरी उस समय होने वाली, और वापस आए जब राजस्थान आई तो वहां पे वापस जीरो, वापस मम्मी के साथ, वापस मम्मी को उस समय कुछ पेंशन मिलना शुरू हुआ था और एक पेंशन पे हम खाने वाले 6, तो वापस वही स्ट्रगल, वापस से वही ट्यूशन, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई मैंने कहा कंटिन्यू रखूंगी, और मैंने उस समय बीएड किया। बीएड करने के कुछ समय बाद ही मुझे बीएड कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल गई और बीएड कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चरर। इन्होंने शुरुआत करी थी एक जो रिचार्ज कंपनियां होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके यहाँ जॉब करना शुरू किया, और उनके यहाँ जॉब करते करते पार्टनरशिप हुई, लेकिन पार्टनरशिप का भी जो पैसा था लगभग 2.5-3 लाख रुपए, आज से 10-12 साल पहले की बात है, वो भी पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, वो भी पैसा वहां पे डूब गया। तो इस तरीके से फिर इसी बीच में हम एमबीए से इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, और एमबीए में हमने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी सफलता मिलनी शुरू हुई, लेकिन फिर चैलेंज आया लाइफ में, वहां से एमबीए से फिर हम दूर हो गए। इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस पकड़ा और ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू हम आ गए बीकानेर, क्योंकि पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी उस ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए, तो सिर्फ बीकानेर का पोर्शन खाली था, हम बीकानेर आ गए। और मैं लक्ष्मणगढ़ में उस समय भी कॉलेज में पढ़ा रही थी और बीकानेर में इन्होंने अपना सेटअप किया और काफी अच्छा सेटअप इनका चलना शुरू हो गया, 3 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गया। विवेक सर की वहां पे ब्लेसिंग थी, साथ था, मतलब इतना नहीं हुआ लेकिन मिलना जुलना शुरू हो गया था उस समय। एमबीए के थ्रू लक्ष्मणगढ़ में जान पहचान हो गई थी और वहां पे ये था कि चलो कोई है, लेकिन इन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं ली उस समय भी, और अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटअप है वहां बीकानेर में सेट किया बहुत अच्छे तरीके से। 40 से ऊपर एम्प्लॉय काम करने शुरू कर चुके थे हमारे नीचे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में मैं रह रही हूँ अकेले बच्चों को लेकर के, वो वहां पर है, तो चलो मैं कहीं और जॉब कर रही हूँ, इससे बेस्ट है कि मैं अपने ऑफिस में अपनी जो एम्प्लॉय है उनको संभालूं। तो मैंने जॉब रिजाइन करके और पूरी फैमिली जो है वो बीकानेर शिफ्ट हो गई थी 2009-10 में। और वहां पे बहुत 3-4 साल हम बहुत अच्छे तरीके से रहे। 3-4 साल में मतलब जो ग्रो करना था, इनकम लेना था, बहुत अच्छे तरीके से लिया। और सबसे बड़ी गलती कर दी इन्वेस्टमेंट का, जो देखिए आपको, अब आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपको राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। हमें कुछ समझाने वाला नहीं था या हम किसी की समझने वाले नहीं थे। कई बार होता है ना, हम एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बन जाते हैं, हम अपलाइन की भी नहीं सुनना पसंद करते हैं कि यार अपलाइन अपनी जगह पे है ना, यहाँ पे हमारा माइंड चलेगा। तो यहाँ पे ये है कि जब भी आपको इनकम आएगी, सुमित जी की भी एक सेमिनार जब हमने अटेंड करा था और सिल्वर एंड अप की मीटिंग हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि जब भी आपका इनकम लेवल बढ़े तो आप अपने इनकम लेवल को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना सीखें। और आप सभी यहाँ पे ग्रोइंग है, आप सभी अगले साल प्लेटिनम जा रहे हैं, सभी आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे इस बिजनेस के थ्रू, तो राइट इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सेम हमारा हुआ था कि उस समय हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ ना करके गांव में करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ फादर इन लॉ की इच्छा हो गई थी कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा करना है, तो हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया।
और इसी दौरान जो है मदर इन लॉ का ब्रेन हैमरेज हो गया। और विवेक सर ने ज्वाइन तो करवा दिया था एमबीए, लेकिन हम एमबीए नहीं कर रहे थे। ठीक है, टरकाते थे, विवेक सर आते थे बिजनेस के लिए, लेकिन अजय सर है हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन है अजय, डॉक्टर अनिता पारिक, तो वो भी आती थी, लेकिन हम लोग कभी भी उनको ये नहीं कहते, मतलब सीरियसली हमने कभी उनको लिया नहीं। आते थे, हमारे प्लेस को यूज करते थे, बैठते थे, चाय नाश्ता किया और चले गए। हम भी सुनते थे, सुन करके निकल जा, मतलब अपने काम में लग जाते थे। तो इस तरीके से हमने एमबीए को तवज्जो नहीं दिया था उस टाइम में। और जब मदर इन लॉ का ब्रेन हैमरेज हुआ और मुझे गांव जाना पड़ गया था क्योंकि मैं सिंगल डॉटर इन लॉ हूँ, तो मुझे देखभाल करनी है। तो मैं गई जो वहां पर, तो 2.5-3 महीने मुझे रहना पड़ गया था वहां पर। और डॉक्टर ने ये बोला कि 1.5 साल तो ये उठेंगी ही नहीं बिस्तर से। अब हम सबके लिए क्रिटिकल कंडीशन ये था कि बच्चे मेरे बीकानेर में है, मैं किस प्रकार से सरवाइव करूंगी, कैसे बिजनेस संभालूंगी, कैसे मैं इनको संभालूंगी, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम में, तो मैं किस प्रकार से करूंगी ये। तो थैंक यू ज्योति दीदी का, जो अपने अपलाइन की सिस्टर है, पीयूष दीदी की बड़ी वाली दीदी है, तो उन्होंने गाइड किया कि ये न्यूट्रीलाइट आप दो, काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और वाकई में हमने न्यूट्रीलाइट दिया माँ को, और यकीन नहीं मानेंगे, जिस डॉक्टर ने कहा था कि 1.5 साल आप बिस्तर से नहीं उठेंगी, वो 3 महीने में उठ करके अपना काम करने लग गई थी। तो ये पावर ऑफ न्यूट्रीलाइट, पावर ऑफ प्रोडक्ट था कि हमें एक बार सोचने पे मजबूर किया कि वाकई में हमें इस पर सोचना चाहिए। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि हम इतने ज्यादा बिजी थे कि हम एक ही ऑफिस में बैठते थे, 2 केबिन में हस्बैंड वाइफ, और हम बात नहीं कर पाते थे। दिन भर 5-6 फोन मेरे पास में, और कंटिन्यू कॉल पे ही रहती थी। लगभग 17,000 लोगों का नेटवर्क था, रिचार्ज जो आउटलेट्स थे उनके, और कंटिन्यू कितना भी एम्प्लॉय रखो, लेकिन आपको तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं शुरू से, मैं जिस तरीके की लाइफ की मतलब मेरी इच्छा थी, वो लाइफ मेरी नहीं थी। वो मैं इतना मतलब प्रेशर लेके, इतना टेंशन लेके मैं अपनी लाइफ जीना, बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस अपने लाइफ में किए थे, और बहुत ही ऐसी टेंशन मैंने देखी थी, तो मुझे नहीं चाहिए था इस तरीके का। मैं शांति चाहती थी कि मेरे को ऐसी लाइफ में जीऊं जिसमें कि मैं टेंशन फ्री रहूं, काम कर सकूं कुछ, और मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं अच्छी जगह पे घूम सकूं, इस तरीके से मुझे लाइफ चाहिए था। इसी बीच में फादर इन लॉ का लीवर की प्रॉब्लम हो गई, और वापस से मेरे हस्बैंड का जाना आना शुरू, तो मार्केट और ऑफिस दोनों डैमेज होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये कंडीशन आई कि पूरा जो सेटअप था वो वापस से डिस्ट्रॉय हो गया। कंपनी जो हमारे साथ में कोलैबोरेट थी, उसने सीधे जो भी हमारे बीच में म्यूचुअल बात हो रखी थी, वो कहानी खत्म कर दी और बोला कि कोई भी पैसा आपका नहीं बनता है, और हम मार्केट की लगभग 40 लाख के नीचे आ गए एक साथ में। उन्होंने एक झटके से मना कर दिया कंपनी वाले ने, और लेकिन जो मार्केट में जहां आप बैठे रहते हैं, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। और जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका एक ही रूल होता है, लॉस है तो आपका है, प्रॉफिट है तो वो मेरा है। और हमें भी ये था कि ठीक है, किसी ने अगर हम पे फेथ करके लगाया है, तो हम उसको सॉल्व करके देंगे, चाहे जैसे भी दे। तो वापस से हम जीरो पे आए, और जीरो पे आने के बाद में एक जब हम फादर इन लॉ का दाह संस्कार करके आ रहे थे, 1.5-2 महीने वहां स्पेंड करके आ रहे थे जब हम, तो ट्रेन में हमारे बच्चों ने कहा कि आप लोग इतने परेशान हो, 2-3 साल से, तो हम लोग भी इतने समझ रहे हैं कि आप लोग आपस में बात भी ढंग से नहीं कर पाते हो, और ना मुझे टाइम दे पा रहे हो, तो आप पापा ऐसा क्या, और इतना आपको विवेक सर, अजय सर समझाते हैं, आप लोग उस पॉइंट पे क्यों नहीं, छोटे से बच्चे ने, दोनों बच्चे ने, आप समझेंगे, तो उन दोनों ने समझाना शुरू किया कि आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो इसके बारे में। तो हमने कहा कि अब एक्सक्यूज होता है ना हर किसी के पास में, मेरे पास भी, आपके पास भी है, आप हमेशा बहाना खुद से बनाते हैं, और सबसे ज्यादा जो दुश्मन होता है सक्सेस के लिए रोकने से, वो आप खुद होते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप हमें हॉस्टल में डाल दो, और आप काम करना शुरू करो। तो ये जो बात थी वो हमें बहुत टच कर गई। और जब हम वापस आए, तो ऐसी कंडीशन बनी कि विवेक सर के साथ में इनका जोधपुर जाना शुरू हुआ, और जोधपुर में जाकर इन्होंने प्लान क्या देखा, इन्होंने जो विजन देखा
प्लान तो कई बार हम देख चुके थे, मीटिंग हमने कभी छोड़ी नहीं थी, ओपन मीटिंग हमने कभी नहीं छोड़ी वहां बीकानेर वाली। क्यों? क्योंकि विवेक सर को खुश रखना था, बस इसलिए, एक्चुअली बता रही हूँ मैं आपको। तो वहां पे हमने कभी नहीं ओपन मीटिंग, एक हमने सबसे अच्छी बात ये थी हमने कि अगर हम बीकानेर में हैं तो ओपन मीटिंग में हम वहां प्रेजेंट होंगे ही, ये निश्चित था बिल्कुल ही। तो हम ओपन मीटिंग में हमेशा जाते थे, तो माइंड में हमेशा एमबी तो था। तो जब इन्होंने डिसीजन दिया कि तुम संभालो ऑफिस जो संभालना है और मैं अपना एमबी देखूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि आप जो करोगे मैं उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे तो बस ये है कि लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर के आना है कैसे भी करके। और उसके बाद में जब इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया तो वापस वही 1000 रुपए से हमने शुरुआत करी थी। 400 रुपए हमने अपने घर खर्च के लिए रखे थे और 600 रुपए इन्होंने ट्रेवल के लिए रखे थे। और वो पता है आपको 400 और 600 कैसे खर्च हो जाते हैं फैमिली में, जब बच्चे होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है किस टाइम में निकल जाता है। तो स्टार्ट लेकिन ये था कि अब करना है, अब कैसे भी करना है। तो मेरे दिमाग में आया कि इनका क्या ना शॉर्ट टेम्पर है बहुत ज्यादा। अब तो बहुत चेंज हो गया जब से बुक रीडिंग क्लब चालू हुआ है, थैंक गॉड। विवेक सर थैंक यू, तिलक जी और सुनैना भाभी सब, कि आप लोगों ने, पीयूष दीदी आप लोगों ने ये बुक रीडिंग क्लब चालू किया है और ये इतने सारे सुमित सर के पॉडकास्ट आने शुरू हुए हैं जिनको सुन के हम लोगों ने खुद में बहुत चेंजेस महसूस किया है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, सफलता का प्रोसेस नहीं है, ये आपको खुद को चेंज करने का प्रोसेस है। तो उस समय में ये हुआ कि मतलब हम लोगों ने ये सोचा कि चलो ठीक है, काम करना है हमें और काम करके हमें खुद को भी चेंज करना है। और लेकिन ये अगर कुछ भी हुआ एमवे में तो ये वापस आ जाएंगे ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ। तो मैंने जो 3-4 कंपनी थी उसको मैंने पीछे से, क्योंकि सारा ऑथराइजेशन मेरे पास में था, मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया और सिर्फ एक रखी थी जिससे कुछ कुछ इनकम आ रहा था हमें। और उससे हमने जो कर्जदार थे उसको भी संभालना शुरू किया, जो मतलब घर का खर्चा भी और सब कुछ, बच्चों को भी मेंटेन करना शुरू किया। और सच में हमारे लाइफ में कोई है तो मैम जिन्होंने मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली के तौर पे हमें एक इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि शायद कोई अपना भी नहीं करता। एमबी में जब शुरुआत करी तो फर्स्ट ईयर में हम फाउंडर प्लेटिनम रिकॉग्नाइज हो गए और बहुत सपोर्ट रहा सर का, दिन रात मेहनत करी। मैं वहां बीकानेर में संभालती थी अपना जो घर और बिजनेस था वो, और ये होटल में रुक करके, बाहर किसी घर पे रुक करके बिजनेस करते थे। और इस तरीके से हमने फाउंडर प्लेटिनमशिप की जो जर्नी थी उसको हमने फिनिश किया। और वहां पे एक जो ड्रीम कम्स ट्रू होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम बाली गए थे और मुझे जो था ना घूमने का शौक, बाहर जाने का शौक, वो मेरा वहां से फुलफिल होना शुरू हुआ। और मुझे एक नया मतलब मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी कि चलो यहाँ से हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमने करना भी शुरू किया। सेकेंड ईयर हमने रिक्वालीफाई करा और थर्ड ईयर वापस से हमारे सामने जो था वो बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। हमारे टीम में 2 टीम क्वालिफाई हुई, लेकिन वापस से कुछ ऐसे चांसेस, स्थिति परिस्थिति बनी कि कुछ जो मेजर लीडर थे वो हमारे टीम को छोड़ के जा चुके। तो ऐसा सामने होता है जब आप बिजनेस शुरू करते हो, तो ये सब होता है। आप चलेंगे तो ये सब होगा, आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब होगा। कौन साथ आ रहा है, कौन साथ नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हस्बैंड वाइफ अगर साथ हैं तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये आपको लाइफ के बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है। और ड्रीम आपका है, सपने आपके हैं, तो चलना तो आपको ही है। और जब आप चलेंगे तो कारवां अपने आप आपके पीछे चलना शुरू हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन छोड़ के गया, कौन छोड़ के नहीं गया। कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितनी बार हमने जीरो से स्टार्ट करी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी बार टूटे हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हम उठ के खड़े हो रहे हैं और वापस से हम नए जोश के साथ में नई इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। तो मेरा जो ये है कि अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ में चलते हैं, एक साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन अपनी सफलता के लिए लड़ते झगड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए बात करते हैं। हमें ये रहता है कि ठीक है, जो अभी भी हम बर्डन में हैं, हम अभी भी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों साथ हैं। और हम दोनों जब तक साथ हैं तब तक हम किसी भी परचम को लहराने में सक्षम हैं, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। तो
मैं आपको इतना बताऊं कि कोरोना टाइम में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है टीम का, उससे हमारा खुद का इनर ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है। जो पॉडकास्ट आई है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इतने जितने भी यहाँ पे लगभग मैं कह रही हूँ कि 83 लोग हैं, और इन सबसे सबने पॉडकास्ट सुनी होगी, सब लगभग सब में से कोई ना कोई किसी न किसी टाइम में बुक रीडिंग क्लब में 2 टाइम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सुबह 7:30 बजे भी, रात को भी। तो दोनों टाइम में कोई ना कोई उसमें शामिल होते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पॉडकास्ट सुनकर के उसको इम्प्लीमेंट किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने बुक पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट किया है? वो इम्प्लीमेंट कीजिए। सक्सेस होना यहाँ पे वो नहीं है कि आपने पैसे कमाए कितने हैं, आपने पिन कौन सा अचीव किया है। ये पता कीजिए कि जो सरिता थी वो सरिता आज, जो चाहती थी सरिता की वो सरिता, वो आज वो है या नहीं है, आज वो खुद में उसमें चेंजेस है या नहीं है। ये मॉडिफिकेशन का जो समय प्रोसेस, गो थ्रू प्रोसेस है, वो आप में कितना चेंज लेकर के आया है, वो आपको खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, वो खुद को जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप उन चीजों को जान गए तो आप एमबीए नहीं, अपने लाइफ में भी बहुत एक सच्ची सीधी और बहुत ही कहते हैं ना कि परफेक्ट पर्सन बन के आ सकते हैं। आप जब जाए ना इस दुनिया से तो लोग कहें कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए एक दिल में ऐसे फील हो कि ये दिल का कोई कोना खाली हो गया। तो ऐसे इंसान बने। और ऐसे पॉडकास्ट, सुमित सर का ऑसम एक जो ट्रेंड चला है पॉडकास्ट का, विजन 100 का, अगर हम इस टाइम में फायदा नहीं उठा पाए तो हम कहते हैं कि आगे बिजनेस करने का फिर कोई मतलब नहीं है। ये गोल्डन एरा है, इसको आप यूज ले सकते हैं, हम सभी यूज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और जब डिजायर और विजन मिलेगा, डिजायर आपका मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पाना है, ये फला गाड़ी पानी है, फला मकान खरीदना है, ये आपका डिजायर हो सकता है, लेकिन उसमें आप विजन डालिए। और जब विजन के साथ में आप डिजायर डालेंगे तो आपका गोल बनेगा, और गोल पे जब आप एक्शन डालेंगे तो आप सक्सेस होंगे। सिंपल सी चीज है। सिर्फ डिजायर करने से कुछ नहीं होना है। चाहिए तो मुझे चांद भी, लेकिन हथेली कितनी बड़ी है ये भी तो देख लो। तो हमेशा डिजायर को आप विजन के साथ में देखें कि वाकई में क्या डिजायर जो मैं सोच रही हूँ और इस बिजनेस से सोच रही हूँ, क्या मेरा फुलफिल होने वाला है? और फुलफिल होने वाला है तो कितने समय में होने वाला है, कितना एक्शन डालना पड़ेगा मुझे। देखिए फैमिली भी है, आपको फैमिली भी, सब भी, हम यहाँ सभी लेडीज हैं। लेडीज को देखिए, दुर्गा जो कहा गया है ऐसे नहीं कहा गया है। मैं कई बार अपने घर में भी ऐसे बोलती हूँ, यार आपने मुझे मशीन समझ रखा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम कर सकती हैं, बिकॉज ऑफ इतना फेथ होता है हमारे बच्चों का, हम बच्चों के लिए ट्यूटर भी हैं। बच्चों को मैथ की प्रॉब्लम हो तो मम्मी की आती है, बच्चों को साइंस की प्रॉब्लम हो तो मम्मी चाहिए, बच्चों को खाने में कुछ अच्छा चाहिए तो मम्मी चाहिए। पापा के पास में कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे हो जाता है। तो आप दुर्गा हैं, और दुर्गा जो है वो सभी तीनों शक्तियों का समावेश है। आप कर्म में काली बनिए, ज्ञान में आप सरस्वती बनिए, और प्रेम में आप माँ गौरी बनिए। देखिए कैसे आपका परिवार और कैसे आपका जो बिजनेस है आगे तक नहीं जाता है। तो बहुत टाइम ले लिया मैंने, और थैंक यू वापस से कहना चाहूंगी मैं सबको। और जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक और मैं अपनी तरफ से मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपने ज्वाइन किया है, आप अपना फर्स्ट सर्किल कंप्लीट करें, आप सुमित सर का पॉडकास्ट सुने, आप बुक रीडिंग क्लब में आए, क्योंकि सबसे पहले आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग होंगे, देखिए बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। बिजनेस आप दूसरे बिजनेस भी करते हैं ना, वहां भी आपको अप एंड डाउन आता है, उसको आप तो हंसते हंसते झेल जाते हैं। अभी कोरोना हुआ था, 20 दुकानें बनी पार्क में बंद हुई थी, सेल हो गई थी। आप समझिए बनी पार्क में बैठा हुआ बंदा जो होगा वो कितना अच्छा, कितनी अच्छी फैमिली से होगा, लेकिन उन्होंने भी दुकानें बंद करी। लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी था, आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग हुई, आप मेंटली स्ट्रांग जब रहेंगे तो बिजनेस भी संभाल पाएंगे, फैमिली भी संभाल पाएंगे। अभी जो भी समय चल रहा है, अपनी टीम को प्लग कीजिए, अपलाइन पे फेथ रखिए। अपलाइन कभी भी आपको गड्ढे में नहीं डालेगी, हमेशा अपलाइन आपका भला चाहेगी। तो कंप्लीट सबमिशन अपलाइन के साथ में रखिए, क्योंकि जब तक अपलाइन का हाथ आप पकड़े हुए हैं, एक बच्चा होता है ना, आप देखते हैं मतलब एक स्टोरी है कि बच्चा चल रहा होता है और अपने फादर का हाथ, उंगली पकड़ रखा होता है,
तो थोड़ी दूर चलने के बाद में कहता है कि पापा आप मेरी हाथ पकड़ लो। तो पापा बोलता है क्यों, तुमने पकड़ रखी है ना। तो पापा मैं तो छोड़ सकता हूँ लेकिन आप नहीं छोड़ सकते हाथ। सेम अपलाइन होते हैं कि अब आप अपलाइन ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ सकते। तो सबमिशन कीजिए अपने अपलाइन के साथ में, भले ही आप महीने 2 महीने में एक बार बात करें, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि एक अटैचमेंट यहाँ से होना चाहिए, रेस्पेक्ट दिल से होना चाहिए, बाहर से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप सबमिट होकर के आप पूरे स्ट्रेटेजी के साथ में अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके प्लान कीजिए। अभी से लेके सितंबर तक, अगस्त तक का टाइम है। आप सितंबर से हर कोई पर्सन जो है वो प्लेटिनम के लिए क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ 4 महीने हैं। अगर आपने अभी से काम करना शुरू किया, ज्वाइनिंग पीवी वगैरह पे काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, मीटिंग आफ्टर मीटिंग करी, तो सितंबर से कोई आपको प्लेटिनम जाने से नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो केवल वो आप हैं और कोई नहीं है। तो इस तरीके से मेरी स्टोरी, मेरी जो कहानी है वो खत्म होती है। मैं एक मिनट और लूंगी और अमृता मैम से सुन रखा है मैंने वो जो स्टोरी है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं हर मीटिंग में लगभग सुनाती हूँ, तो मैं आज वापस सुना रही हूँ। एक बार एक साहूकार का बेटा था और उसको किसान की बेटी पे दिल आ गया, तो बोला मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। तो अब किसान जो था वो पता है साहूकार का बेटा है, बिल्कुल ही मैनर नहीं है इसमें। तो बोला कि ठीक है शादी तो कर देंगे हम, लेकिन आपके सामने एक शर्त है कि मेरे पास 3 बैल है, तुम तीनों बैल में से किसी एक का पूंछ पकड़ के दिखा दो तो बिल्कुल हम शादी कर देंगे। तो बोला ठीक है। एक दिन निश्चित हुआ, उस दिन सब जने बैठे, पूरे गांव का लोग समाज और पंचायत सब बैठी वहां पर। तो एक 12 में से एक बैल को खोला गया। वो बैल जब निकला तो मोटी मोटी आंखें, ये मोटे मोटे सींग और बहुत ही भयंकर, देखते ही वो साहूकार के बेटे के पसीने छूटने शुरू हो गए। बोले इसको जाने देते हैं। फिर दूसरा बैल निकला, वो उससे भी भयंकर। अब तो उसके और पसीने छूटने चालू हो गए। बोला कि अब क्या करूं, ये भी जाने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक लास्ट चांस तो है। और जब तीसरा बैल वहां से आता हुआ दिखा दिया, बहुत ही पिलपिला सा, मरियल सा, एकदम से कोई ताकत नहीं है, साहूकार का बेटा एकदम खुश, इसकी तो पूंछ क्या, इसकी सब कुछ, मतलब इसको ही पकड़ सकता हूं मैं। जैसे ही वो पूंछ पकड़ने के लिए गया तो देखा उस बैल के तो पूंछ ही नहीं है। फ्रेंड्स, लाइफ है ये, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और इससे बेहतर टाइम, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए कभी नहीं आ सकता। तो जो अभी मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए, उसको आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच पीयूष दीदी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी